हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। यह टेस्ट सीरीज जो होगा हमारा यह पांचवा होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड लेवल का जो एग्ज़ाम है 2022 का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, उसका यह प्रैक्टिस सेट है। तो मैं टोटल 22 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसे देखना ना भूलिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ वेरी नीडेड, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज का सेशन शुरू करता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जब किसी विषय में जब किसी विषय में स्पष्टता आती है तो न्यायालय प्रस्तावना के उद्देश्यों को देखती है, चेक करती है और उसी आधार पर फैसला करती है। उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। नेहरू ने पेश किया था इसे, ठीक है, याद रखिएगा। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देशिका को संविधान सभा से मंजूरी मिली। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा कहाँ है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो यह शोषण के विरुद्ध प्रतिरक्षण है। ठीक है फ्रेंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर आप खतरनाक काम कराते हैं तो यह दंडनीय अपराध है, अगर पता चलता है सरकार को। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा छठे मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 में कर दिया गया, याद रखिएगा। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य कुछ समय तक बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। अर्थशास्त्र पुस्तक में से मौर्यकालीन प्रशासन की सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को, याद रखिएगा, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, तो उपभोक्ता प्रमुख के कारण है सूचना का अभाव। बिल्कुल सही है, सूचना का अभाव उपभोक्ता शोषण के प्रमुखता होता है। उपभोक्ताओं के अज्ञानता, यह भी सही है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, यानी इसमें से सभी सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने तिरंगा ध्वज स्टुअर्ट गार्ड में फहराया 1907 में। ठीक है, मैडम कामा पारसी धर्म में मानने वाली थी, पारसी धर्म को मानती थी। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा झंडा फहराया था। वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम इसे मनाया गया। इसी कारण भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सभा है। वर्तमान समय में राज्यसभा के 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, विधानसभाओं द्वारा 238 सदस्यों को राज्यसभा के लिए अधिकतम चुना जा सकता है। राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुना जाता है।
कितना 31। अब बिहार से 16 सदस्य राज्यसभा के लिए चुना जाता है। बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? 75, याद रखिएगा। विधानसभा 243। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 में। कब पारित हुआ? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। ठीक है, राष्ट्रीयकरण बता रहा है। और रोजगार आश्वासन योजना 1993 में ही प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ठीक है फ्रेंड, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात नहीं है फ्रेंड। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक कार्यों का प्रधानता ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ ही विकसित देशों में उच्च साक्षरता का बहुत ही महत्व होता है। उच्च प्रति व्यक्ति का आय भी बहुत डिपेंड करता है, बहुत मायने रखता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में उच्च श्रम का अनुपात पिछड़े देश की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL 2022 हेतु किसने अपना कप्तान बनाया? फाफ डुप्लेसिस को। ठीक है, RCB जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 नवंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो वो भोपाल में किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा, भोपाल। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। भारत में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है, नारियल में भी प्रथम और काजू में भी प्रथम। छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य केरल में ही होता है, छोटी उत्पादन। ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत में सब्जियों के उत्पादन में सबसे आगे यानी 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु में तालाब से अधिक सिंचाई होती है, याद रखिएगा। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम करता है। और भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल ही करता है। और भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। ये सब याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है, क्या नाम है? तो हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। ठीक है फ्रेंड, अमरावती। अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था। अमरावती स्तूप की विशेषता यह है कि उसके ऊपरी आवरण जो होता है वो मार्बल का बना होता है। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया था। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया, याद रखिएगा। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी मिलती है? तो महरौली अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र के विजय अभियान की चर्चा मिलती है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया जाता है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, अर्थात वेदों को मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझा गया, जिसे उपनिषद कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जिसे असीम ज्ञान कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना। ठीक है, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच 108 उपनिषद लिखी गई। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि के बारे में विवेचना किया गया है। मुंडको उपनिषद से भारत के राष्ट्रीय वाक्सत्व जयते लिया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंस डे मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो यह कथन जो है यह सही है। ठीक है, 18 का यह सही हो जाएगा, सी। चाय की खेती भारत में 1835 ईस्वी से प्रारंभ हुई। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम करता है। नीलगिरी के पहाड़ियों पर चाय और कॉफ़ी की खेती किया जाता है। कॉफ़ी एक गर्म पेय पदार्थ है।
कॉफ़ी का भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है राज्य? तो कर्नाटक है। अब ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। देश का पूछेगा सबसे अधिक उत्पादन, तो ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो यह 12 माह में तैयार की जाती है। याद रखिएगा, इसकी टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम 26 से 32 डिग्री टेम्परेचर के बीच होता है। भारत को गाना का जन्मभूमि माना जाता है। दक्षिण भारत में गाना में मीठा मीठा रस बोला जाता है। ठीक है, मिठास का भरा राज कहा जाता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन फसल रबी फसल नहीं है? तो मक्का जो है रबी फसल नहीं है। ठीक है, मक्का रबी फसल नहीं है। मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि प्रमुख मक्का के उत्पादक राज्य हैं। विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन यूएसए करता है। यूएसए में मुख्यतः पशुओं के चारा में मक्का का प्रयोग किया जाता है। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम थे। यह गुलामों का शौकीन था। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही रहता था। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था और जजिया कर वसूला। फिरोज शाह ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। याद रखिएगा, फिरोज शाह ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। अकबर ने दास प्रथा पर 1562 ईस्वी में लगाम लगा दिया, यानी रोक लगा दिया। याद रखिएगा। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वीकार किया? किस राज्य ने स्वीकार किया? सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार किया? तो वो कौन सा राज्य था? तो वो मैसूर था फ्रेंड। ठीक है, मैसूर था। सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया। सहायक संधि भारत में किसने लागू किया? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि भारत में किसने लागू किया? लॉर्ड वेलेजली। याद रखिएगा। सहायक संधि के कारण भारतीय शासकों को पंगु बना दिया गया। सहायक संधि के दौरान भारतीय शासकों को पंगु बना दिया गया। सहायक संधि करने वाले राज्यों का संरक्षण अंग्रेज कंपनी करती थी। सहायक संधि करने वाले राज्यों का संरक्षण अंग्रेज कंपनी करती थी। अवध के नवाब शहादत अली खान ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो वह रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट। ठीक है फ्रेंड, कौन सा था? रॉलेट एक्ट था। अगर इसमें बात करें तो देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन निहलो किसानों को लेकर चंपारण में किया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम संगठित आंदोलन था। ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया चौरी चौरी कांड के कारण। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान नाम रखा गया है? तो कल्पना चावला। ठीक है फ्रेंड, कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला की कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का लगभग 2/3 भाग भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुधार से संबंधित अंतिम एक्ट है। यह एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया सबसे विस्तृत और प्रभावशाली एक्ट है। इस एक्ट में 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचित थी, भाग नहीं था। याद रखिएगा। 1935 के बात करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा राज्यों में स्वायत्ता प्रदान किया गया। ठीक है, जो इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है 1935 का। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई 2030 तक? तो गेहूँ है। याद रखिएगा, गेहूँ। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो यह फ्लिपकार्ट ने किया है फ्रेंड। किसने किया है? फ्लिपकार्ट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखिएगा। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो यह यूएई, संयुक्त अरब अमीरात।
विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? तो यह दक्षिण पूर्व एशिया है। कौन है फ्रेंड? दक्षिण पूर्व एशिया। विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महादेश में रहता है। विश्व का 36% से अधिक आबादी केवल भारत और चीन में रहता है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। याद रखिएगा। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह देहरादून में है फ्रेंड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर। जापान पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से उसे किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं फ्रेंड? तो इसको हम देखिए बता देते हैं। जापान पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। भूविक्षेपी जियोट्रॉपिक वाइंड कहते हैं। व्यापारिक पवन अस्थायी पवन होती है। वायु की गतिशील अवस्था को पवन कहते हैं। याद रखिएगा। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है तो 111 किलोमीटर। याद रखिए कितनी होती है? 111 किलोमीटर। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतर की कुल संख्या 179 होती है। एक देशांतर के बीच का समय का अंतराल 4 मिनट होता है। याद रखिएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये BS मिन्हास। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है वो वाशिंगटन DC कहते हैं। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 या 2 से अधिक देशों के विवादित विषयों एवं मानवाधिकार हनन से संबंधित मामला दर्ज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के दलीबार भंडारी हैं। भारत के कौन है? दलीबीर भंडारी हैं। दलबीर भंडारी है। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में। विश्व कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। विश्व कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में स्थित है। याद रखिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यह जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। याद रखिएगा। जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश की राजधानी लखनौती जिसे नादिया कहा जाता था। नदिया को नवद्वीप कहा जाता था जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। कालिदास भारत में संस्कृत के सबसे बड़े कवि थे। कालिदास भारत में संस्कृत के सबसे बड़े कवि थे। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो चंदेल के राजाओं ने बनाया था। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो पड़ती थी। खजुराहो की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर अश्लीलता का चित्रण है। अश्लीलता। खजुराहो में कंदारिया महादेव एवं चतुर्भुज मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। चंदेल वंश की स्थापना की बात करें तो 831 ईस्वी में नूनक ने किया था। चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? नूनक। याद रखिएगा। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? S विजयलक्ष्मी। याद रखिएगा। S विजयलक्ष्मी है फ्रेंड। ठीक है, S विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट देखें। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ इस्लाम से हुआ है। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ है। सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन है। याद रखिएगा। चिश्ती संप्रदाय में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय सूफी आंदोलन है। ठीक है फ्रेंड। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है तो प्रति व्यक्ति निम्न आय एवं निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता दर। ठीक है, सभी हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टि दर से पिछड़े देशों की विशेषता प्रति व्यक्ति का निम्न होगा तो वो पिछड़ा कहा जाएगा। उच्च निरक्षरता कहा जा सकता है। निम्न मृत्यु दर, ये सभी हो जाएंगे। वनसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। ठीक है, याद रखिएगा। और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सिर है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली है।
कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मैपल लीफ है, मैपल लीफ। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मैपल लीफ है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल है, याद रखिएगा, ईगल, स्पेन का ईगल। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आचार्य विठल नाथ के द्वारा किया गया, आचार्य विठल नाथ के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, आचार्य विठल नाथ। बिहार में उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में, और यही बिहार बंगाल का बात करता तो 1912 हो जाता, और झारखंड 2000। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1936 और 2000 में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कब हुआ फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 अप्रैल 1858 को हुआ। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह परमार वंश से संबंध रखते थे, याद रखिएगा, परमार वंश। बाबू कुंवर सिंह के बाद उनके भाई अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों से नेतृत्व जारी रखा 1857 का विद्रोह का। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता इनायत अली थे। वहाबी आंदोलन को अंतिम रूप से एल्गिन प्रथम ने 1863 ईस्वी में सिस्तान के युद्ध में पराजित कर उसे कमज़ोर बना दिया, और 1850 के दशक तक वहाबी आंदोलन बर्बाद हो गया, और 1850 तक ही यह क्या था? पटना का केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? त्रिमूर्ति में से एक है, तो यह त्यागराज हो जाएगा, त्यागराज। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य के किस जिले में? तो यह शिवहर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला जो है कैमूर है, 488 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त कौन था? जनगणना आयुक्त तो सी चंद्रमौली था। कुल जनसंख्या क्रम में बिहार भारत में तीसरे स्थान पर है। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड, चूँकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहाँ चंद्रमा पर आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन के 1/6 भाग होता है, याद रखिएगा। चंद्रमा का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के वजह से होती है। ठीक है फ्रेंड, अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाता है। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो यह 12 घंटे का होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। विषुवतीय प्रदेश पर अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मिश्रण। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह, जिस राइट आंसर बी हो जाएगा। किस ताप पर H2O का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर H2O का घनत्व तो अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है, जबकि डॉल्फिन, बाघ, मानव ये स्तनधारी हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरणों की तरंगें अधिकतम होती है एक्स किरणों, परावैज्ञानिक किरणों और एक्स वाई किरणों की अपेक्षा। आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन आश्रु गैस का रासायनिक नाम है, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। देखिए, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब जो होगा उसकी चमक कम हो जाएगी। कैसी होगी? उसकी चमक कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? नीला, हरा, लाल, RGB ऐसे भी याद रख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने किया। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, मिथोमोग्लोबिन के कारण। सबसे जटिल अकार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है
प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसे निकालने के बाद 5 आएगा फ्रेंड। ठीक है, इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका निकालने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए दिया है Mg2P2O7, तो P का ON कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। तो 2 प्लस Mg का कितना, Mg का दिया है 2 अणु, और P2 का भी कितना है? P2 में P में 2 है और O में कितना है? 7 है। ठीक है, तो 2 गुने 2 प्लस 2x प्लस 7, तो काट कूट कर हमारा 5 आ जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, तो यह कैडमियम है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह कैडमियम है, याद रखिएगा। रिएक्टर में नियंत्रण क्षार के रूप में कैडमियम या बोरॉन क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिकीय विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन से 2 को अवशोषित करा लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है किसको? वोल्टेज को। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अधिकांश ऋतु परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये ट्रोपोस्फियर में होता है। अधिकांश ऋतु परिवर्तन ट्रोपोस्फियर में होता है। उच्च स्तरीय भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति द्वारा पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ये कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर। उच्च स्तर पर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा आज का 5वां प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड आप देख लीजिएगा आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, अच्छा से मिला लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले 1 2 3 4 तक मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिया, वो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब के लिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में। गुड नाइट।